गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? इसमें लास्ट क्लास में हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में स्टडी कर रखी थी, है ना। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसके बाद अपन एक नई हेडिंग स्टार्ट करते हैं इसमें। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा तथा पाई संकुल का महत्व, ये हमको स्टार्ट करना है। आज का टॉपिक अपना है इसमें। टॉपिक है अपना आज का एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा तथा पाई संकुल का महत्व, पाई संकुल का महत्व, ये अपना टॉपिक है आज का, जो आज के लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंपोर्टेंस ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स in aromatic electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction, ठीक है, रिएक्शंस, ये अपना टॉपिक है आज का। अब तो इस प्रकार की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी स्टडी अपन आपको करते हैं आज इसकी टॉपिक में, ठीक है ना। देखिए किस प्रकार से इसमें हम बताया गया कि साहब एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, सिग्मा और पाई संकुलों का निर्माण होता है मध्यवर्ती के रूप में, ठीक है नहीं। तो सिग्मा और पाई संकुल मध्यवर्ती के रूप में क्या होता है, इनका निर्माण होता है। और इसको अपन इस प्रकार से कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे कि ये हमारे पास, जैसे सबसे पहले कौन है अपने पास? बेंजीन है, बेंजीन, ये बेंजीन है। और इस बेंजीन में जब बेंजीन के संपर्क में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, आपस में इंटरेक्शन होती है। और इस इंटरेक्शन के द्वारा क्या होता है, पाई संकुल का निर्माण होता है। इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन के द्वारा क्या होता है, पाई संकुल का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना, पाई संकुल निर्माण हुआ। अब इसके बाद अपन देखिए इसमें एक चीज देखिए कि साहब पाई संकुल में क्या होता है, ये अपना क्या बना है, पाई संकुल। इस पाई संकुल में आप देखिए कि साहब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस बेंजीन वलय के किसी कार्बन से न जुड़ करके किससे जुड़ा हुआ है, अपना इस पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सीधा रिंग के किसी कार्बन से न जुड़ करके एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, पाई बॉन्ड से जाकर के जुड़ जाता है। और ये जो संकुल होता है पाई संकुल, वो एक दाता ग्राही प्रकार का संकुल यौगिक होता है। किस प्रकार का यौगिक होता है?
दाता ग्राही प्रकार का, जिसमें जो दाता होता है, डोनर जो होता है वो कौन होता है अपना, इसमें बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन डोनेट कर रहा है, बेंजीन रिंग। किसको डोनेट कर रहा है, कि साहब इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन स्नेही को। तो इस प्रकार के पाई संकुल को अपन दाता ग्राही प्रकार का पाई संकुल भी कहते हैं, जिसमें दाता जो होता है वो बेंजीन वलय होती है और ग्राही जो होता है वो अपना वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर। अब इस पाई संकुल के निर्माण के बाद क्या होता है कि साहब जो वलय होती है, ये वलय अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देती है। वलय क्या करेगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग को, इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देगी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके वलय के किसी भी कार्बन के साथ क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा या कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, जिससे सिग्मा संकुल का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, अपना सिग्मा संकुल का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से बन जाएगा कुछ सिग्मा संकुल। इस प्रकार से इसको बोलते हैं अपन क्या, सिग्मा संकुल। इस सिग्मा संकुल को ही अपन क्या बोलते हैं, इसको एरिनियम आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, एरिनियम आयन मध्यवर्ती, एरिनियम आयन मध्यवर्ती। और इसको क्या बोलते हैं अपन, व्हीलैंड मध्यवर्ती बोलते हैं कि नहीं, व्हीलैंड मध्यवर्ती। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन था, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल था। जब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, और इस इंटरेक्शन के द्वारा यहाँ पर पाई संकुल का निर्माण होता है। और ये जो पाई संकुल होता है किस प्रकार से बनता है कि साहब, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इस रिंग के किसी कार्बन से न जुड़ के एक पर्टिकुलर पाई बॉन्ड से क्या करता है, ये जुड़ता है, या पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से जाकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है कि नहीं। और ये जो संकुल होता है पाई संकुल, वो एक दाता ग्राही प्रकार का संकुल होता है, जिसमें दाता कौन होता है, अपना बेंजीन वलय होती है, और ग्राही जो होता है वो कौन होता है, अपना इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक। नेक्स्ट केस में क्या हुआ कि साहब, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो रिंग से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करता है, वलय से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, जिससे ये वलय के किसी कार्बन से सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होता है, ये जुड़ जाता है। ठीक। और चूंकि रिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो रिंग पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके या ग्रहण करके सिग्मा संकुल का निर्माण करता है। इस सिग्मा संकुल को ही अपन एरिनियम आयन मध्यवर्ती या इसे अपन व्हीलैंड मध्यवर्ती के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण होता है इसमें। ठीक है नहीं। अब ये जो सिग्मा संकुल जो है वो रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, या अनुवाद के द्वारा स्थायीकरण को क्या करता है, ये प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, इतना अपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस में क्या होता है कि साहब, यहाँ पर प्रोटॉन का निष्कासन होता है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट केस में आप देखिए, इसमें नेक्स्ट केस में यहाँ पर होगा कि साहब, ये जो इलेक्ट्रोफाइल से, जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है उस कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, तो ये जो हाइड्रोजन है इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देगा, और H+ की फॉर्म में लास्ट में क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये तो होता है। तो हाइड्रोजन इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देगा, और H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से तो ये वापस से क्या बन गया, अपना एक पाई संकुल बन गया। कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग को दे देगा, और जिससे क्या होगा कि साहब, ये जो हाइड्रोजन है वो फाइनली क्या होगा, H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और प्रतिस्थापित बेंजीन जो होते हैं वो उत्पाद के रूप में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती है। हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से
बाहर निकल जाएगा और प्रतिस्थापित बेंजीन उत्पाद के रूप में यहाँ इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा और पाई संकुलों का निर्माण होता है। किस प्रकार से हमने देखा, एक 2 मिनट में इसको मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इनके संपर्क में आने से इनके बीच में इंट्रैक्शन होती है, इस इंट्रैक्शन के द्वारा पाई संकुल का निर्माण होता है। पाई संकुल में क्या होता है इसमें कि सब इलेक्ट्रॉन स्नेही वलय से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर, मतलब वलय के किसी कार्बन से न जुड़ करके पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से जाकर जुड़ता है, और ये जो संकुल होता है वो दाता ग्राही प्रकार का संकुल होता है। इसमें दाता जो होता है वो बेंजीन वलय होती है और ग्राही जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि साहब अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इस रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके सिग्मा बॉन्ड के द्वारा या कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ये इस रिंग के किसी कार्बन से जुड़ जाता है। इसे हम सिग्मा संकुल कहते हैं। अब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? सिग्मा संकुल। इस सिग्मा संकुल को ही हम एरेनियम आयन मध्यवर्ती या फिर इसे विलैंड मध्यवर्ती के नाम से भी अपन जानते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि साहब प्रोटॉन का निष्कासन होता है कि साहब ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इस CH बंध के इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देता है इस प्रकार से, और खुद क्या होता है लास्ट अंतिम में क्या होता है कि H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है और प्रतिस्थापित बेंजीन उत्पाद जो होता है वो उत्पाद ग्रुप में बन जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स का इंपोर्टेंस होता है, मतलब इनके द्वारा ही ये रिएक्शन हमारी क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है ना? लिखिए इसके बारे में, लिखिए इसके बारे में अपन हेडिंग आपको डाल लेनी है। हेडिंग क्या डाली आपने? ये लिखिए इसके बारे में। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सिग्मा तथा पाई संकुल मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। सिग्मा तथा पाई संकुल मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं तथा इनके बनने को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है तथा इनके बनने को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसको आप बनाइए फिर। ठीक है? ये क्या है अपने पास? बेंजीन है और ये क्या अपना E+ जो है वो क्या अपना ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है? फिर इसके बाद जो बना है वो पाई संकुल है, फिर ये सिग्मा संकुल, फिर पाई संकुल और लास्ट में अपना ये उत्पाद बनाए इसको। कर लिया होगा नोट आपने? तो एक काम करते हैं फिर, अब इससे आगे की थ्योरी लिखते हैं अपन कि किस प्रकार से इस सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सों का इंपॉर्टेंस होता है। ये तो अपने डायग्रामेटिकली इसको देख लिया, डायग्राम बना करके कि सब इस प्रकार से पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, फिर वापस से पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और लास्ट स्टेप में उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है ना? लिखिए इसके बारे में। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में सर्वप्रथम इस प्रकार की अभिक्रिया में सर्वप्रथम
बेंजीन व इलेक्ट्रॉन स्नेही के संपर्क में आने पर, बेंजीन व इलेक्ट्रॉन स्नेही के संपर्क में आने पर इनके मध्य अंतरक्रिया द्वारा, इनके मध्य अंतरक्रिया द्वारा, इनके मध्य अंतरक्रिया द्वारा पाई संकुल का निर्माण होता है। पाई संकुल का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक बात होगी अपनी पाई संकुल तक। अब इस पाई संकुल के बारे में लिखते हैं अपन कि साहब पाई संकुल किस प्रकार से निर्माण हो रहा है इसका। देखिए लगा करके, अब पाई संकुल में इलेक्ट्रॉन स्नेही वलय के किसी कार्बन से नहीं जुड़कर, किसी कार्बन से नहीं जुड़कर पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से जुड़ता है। किसी कार्बन से नहीं जुड़कर पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से जुड़ता है। ठीक है, जुड़ता है तथा यह एक दाता डैश ग्राही प्रकार का संकुल होता है, तथा यह एक दाता डैश ग्राही प्रकार का संकुल होता है, जिसमें बेंजीन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में, जिसमें बेंजीन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में होता है। ठीक है, अब सिग्मा संकुल का निर्माण कैसे होता है इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो फिर से लिखिए एरो लगा के, पाई संकुल के निर्माण के पश्चात, पाई संकुल के निर्माण के पश्चात इलेक्ट्रॉन स्नेही वलय से, इलेक्ट्रॉन स्नेही वलय से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके वलय के किसी एक कार्बन के साथ, वलय के किसी एक कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। एक कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। इससे प्राप्त स्पीशीज को, इससे प्राप्त स्पीशीज को सिग्मा संकुल कहते हैं। प्राप्त स्पीशीज को सिग्मा संकुल कहते हैं तथा यह एरिनियम आयन मध्यवर्ती या वीलैंड मध्यवर्ती भी कहलाता है, तथा यह एरिनियम आयन मध्यवर्ती या वीलैंड मध्यवर्ती भी कहलाता है। ठीक है, सिग्मा संकुल का निर्माण कर लिया हमने इस प्रकार से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन किसकी, कि वापस से पाई संकुल का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में लिखिए। एरो लाकर एक लाइन और लिखिए, यह सिग्मा संकुल अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस अनुनाद के द्वारा, यह सिग्मा संकुल अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण प्राप्त करता है, स्थायीकरण प्राप्त करता है। ठीक है, फिर से लिखिए एरो लाकर के, सिग्मा संकुल के निर्माण के पश्चात इलेक्ट्रॉन स्नेही से बंधित, इलेक्ट्रॉन स्नेही से बंधित कार्बन परमाणु से
कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को वलय को देकर पुनः पाई संकुल बनाता है, पुनः पाई संकुल बनाता है तथा अंत में इस हाइड्रोजन का H प्लस आयन के रूप में निष्कासन होता है। अंत में इस हाइड्रोजन का H प्लस आयन के रूप में निष्कासन होता है तथा प्रतिस्थापित उत्पाद बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्रतिस्थापित बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। और लास्ट पैराग्राफ और लिखिए इसके बारे में। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया सिग्मा व पाई संकुलों के माध्यम से संपन्न होती है। सिग्मा व पाई संकुलों के माध्यम से संपन्न होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सों का महत्व होता है। कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा। चलो ठीक है। अब इसके बाद अपन एक नए टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद अच्छा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक है, ये अच्छा है। ये इस टॉपिक का नाम है अपना सक्रिय कारक व निष्क्रिय कारक समूह तथा इनके निर्देशात्मक प्रभाव। सक्रिय कारक व निष्क्रिय कारक समूह व इनके निर्देशात्मक प्रभाव। ठीक है, ये अपनी नई हेडिंग है। इसको बोलते हैं अपन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड देयर डायरेक्टिंग इफेक्ट। ठीक है, ये टॉपिक है अपना, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं क्या होते हैं सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक समूह, अपन क्या होते हैं इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। ठीक है ना? हम यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंडों में सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक समूहों की हम बात कर रहे हैं। और इसमें सक्रिय कारक समूह क्या होते हैं और निष्क्रिय कारक समूह क्या होते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि साहब एरोमेटिक्स कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है ना? ये अपने पास क्या है, बेंजीन है। अब मैं इस बेंजीन से यदि कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है। ठीक है ना? ये कैसा है हमारा इलेक्ट्रॉन चलो पहले ऐसा करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया। कोई एक्स ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता।
ठीक है। तो ये हमने कोई एक्स ग्रुप इस बेंजीन से जो कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये हमने इसमें जोड़ दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करता है कि साहब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, और जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो रिंग में क्या होगा, आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, रिंग में ऋणावेश आ जाएगा। और रिंग में जब आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा तो इस रिंग की इलेक्ट्रोफाइल के प्रति या इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई जैसे ही इस रिंग पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर देगा कि नहीं, मतलब इस रिंग पर अटैक कर देगा। तो मतलब रिंग की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ गई। किसकी वजह से, जब इस प्रकार के समूह हमने इस रिंग से जोड़ दिए तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो समूह हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे सक्रियकारी समूह कहलाएंगे। मतलब इन समूहों के द्वारा इस रिंग को, बेंजीन वलय को क्या कर दिया गया, सक्रिय कर दिया गया, एक्टिवेट कर दिया गया, जिससे कि ये जो वलय है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रियाशीलता इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया क्या होती है, तेजी से यहाँ पर संपन्न होती है। क्लियर है ना? तो सक्रिय कारक समूह आपको समझ में आ गया कि साहब यदि बेंजीन वलय से कोई, क्या बोल सकते हैं अपन, यदि बेंजीन वलय से कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है, किस प्रकार का समूह जुड़ा हुआ है, अपना इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह बेंजीन वलय से जुड़े होने की कंडीशन में क्या होगा कि ये इस प्रकार के समूह वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे इन वलय पर क्या होता है, आंशिक रूप से ऋणावेश आता है, और आंशिक रूप से ऋणावेश आने की वजह से इस रिंग की इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए ये रिंग मतलब क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, सक्रिय हो गई। तो इसलिए इस प्रकार के हम समूहों को क्या बोलते हैं, सक्रियकारी समूह कहते हैं। कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। दूसरा मैं बात कर लेता हूं साहब कि यदि बेंजीन रिंग से, यदि इस बेंजीन रिंग से हमने कोई ऐसे समूह जोड़ दिए जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कैसे ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इस बार मैंने जोड़ दिया क्या, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिए, इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। आकर्षी समूह। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जब मैं इस रिंग से जोड़ दूंगा तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पार्सली पॉजिटिव चार्ज जब ये रिंग पर आएगा तो क्या इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पर आसानी से अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब इस रिंग की क्रियाशीलता क्या होगी, कम हो गई। ये रिंग कैसी हो गई, डीएक्टिवेट हो गई, किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रिया करने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार के हम समूह को क्या बोल देंगे, निष्क्रिय कारक समूह कहेंगे, निष्क्रियकारी समूह कहेंगे, ठीक है नहीं। कि ऐसे समूह जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति इस रिंग को डीएक्टिवेट कर दें, मतलब निष्क्रिय कर दें, तो इस प्रकार के समूह को हम क्या बोल देंगे, निष्क्रिय कारक समूह कहेंगे, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाले के साथ यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हों, तो ये समूह जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, सक्रिय कारक समूह होते हैं, सक्रिय कारक समूह। और दूसरे इससे बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और दूसरे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं अपन क्या, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो लिखें इसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिखें इसके बारे में, क्या होते हैं सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक समूह। लिखिए, बेंजीन वलय पर, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह उपस्थित होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह उपस्थित होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है।
तथा वलय पर आंशिक रूप से धनावेश आता है, तथा वलय पर आंशिक रूप से धनावेश आता है, परिणाम स्वरूप वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति निष्क्रिय हो जाती है। अतः ऐसे समूह निष्क्रिय कार्य समूह कहलाते हैं। अतः ऐसे समूह निष्क्रिय कार्य समूह कहलाते हैं। ठीक है, इतना पढ़िए। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे सक्रियकारी निष्क्रियकारी समूह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके निर्देशात्मक प्रभाव क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, थैंक यू।